तो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में मैंने कहा था कि मेजर 3 स्टेप थे। नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट के सवाल में 3 कदम थे। सबसे पहले आपको दो इंडिविजुअल पेरेंट और सब्सिडरी की इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट गिवन थी। आपको पेरेंट और सब्सिडरी की इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट गिवन होती थी, और जैसे ही आपको इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट गिवन होती थी आप उसको देख के एडिंग टुगेदर कर लेते थे। पेरेंट और सब्सिडरी की इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट गिवन होती थी, आप उसको देख के एडिंग टुगेदर कर लेते थे। याद है? पहला काम टक 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 एडिंग टुगेदर। उसके बाद सेकंड स्टेप ये होता था कि फिर आपको ख्याल आता था कि आपकी होल्डिंग तो सिर्फ 70 या 80% है। आपकी होल्डिंग तो सिर्फ 70 या 80% है। आपकी होल्डिंग तो सिर्फ 70 या 80% है। सुने, तो ऐसी सूरत हाल में फिर आप एनसीआई निकालते थे, बाहर वालों का हिस्सा। बेटा इनकम स्टेटमेंट का एनसीआई कैसे निकलता था ये देख लो। इनकम स्टेटमेंट का एनसीआई निकलता था, ये देखो स्क्रीन पे देखो। एस कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय एनसीआई होल्डिंग परसेंटेज। एस कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय एनसीआई होल्डिंग परसेंटेज। सही है, दो बातें हो गई। तो पहला तरीका क्या है? पहला काम होता था एडिंग टुगेदर। पहला काम क्या होता था? एडिंग टुगेदर। और दूसरा काम होता था एनसीआई। दूसरा काम होता था एनसीआई, राइट? याद है? ओके। और तीसरा काम होता था, फिर आप वो 3 लाइंस का ब्रेकअप लिखते थे कि इस पूरे ग्रुप का टोटल प्रॉफिट कितना है, इसमें से पेरेंट का शेयर कितना है, एनसीआई का। ठीक है, तो 3 अमाल बताए थे आपको, बिल्कुल पक्के होने चाहिए। पहला अमल क्या था? अमल नंबर 1 बताएं, एडिंग टुगेदर। अमल नंबर 2 एनसीआई, देख लो। और अमल नंबर 3 वो 3 लाइंस। ठीक है, फिर आपने इसके 2 सवाल किए थे। फिर आपने इसके 2 सवाल किए थे। फिर आपने इसके 2 सवाल किए थे। जिसमें नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बनानी थी। सही है। फिर एक टॉपिक जिस इस एरिया का समझ लो, एक ही टॉपिक है इसके अंदर, वो है P2S और S2P सेल, जो असल आपको समझना है। P2S और S2P सेल याद है? पी कंपनी ने गुड्स खरीदी थी, एस को बेची थी। पी कंपनी ने गुड्स खरीद के एस को बेची, फिर एस ने वो गुड्स आगे बेची। पी ने गुड्स खरीद के एस को बेची, एस ने वो गुड्स आगे बेची। याद है? तो ऐसी सूरत हाल में माय डियर स्टूडेंट, ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले तो ये है कि आपस की एक सेल हुई है, तो आप प्रेजेंटेशन सही करने के लिए, याद है पहला स्टेप सिर्फ प्रेजेंटेशन का स्टेप था। आप प्रेजेंटेशन का सही करने के लिए जो आपस की सेल्स थी, आपस की, वो सेल्स में से भी हटा रहे थे, कॉस्ट ऑफ सेल में से भी हटा रहे थे। आपस की सेल्स को सेल्स में से भी रिमूव कर रहे थे और कॉस्ट ऑफ सेल में से भी रिमूव कर रहे थे। याद है जितना अमाउंट था। फिर अगर कोई यूआरपी होगा तो सोचो, मैंने पढ़ाया था P2S सेल में यूआरपी पी कंपनी ने बुक किया होगा, P2S सेल में यूआरपी पी ने बुक किया होगा। तो याद है मैंने इस तरह व्हाइट पेंसिल दिखाई थी, तो वो पी की इनकम स्टेटमेंट में होगा। और जो चीज पी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में होती है वो एडिंग टुगेदर के बाद कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में ही पहुंच जाती है। तो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट से निकाल देना। कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट से निकाल देना। कैसे निकालोगे? कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल में यूआरपी को ऐड कर देना। सही है, या तो जीपी में से लेस कर दो या कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दो, लेकिन दुनिया भर में कॉस्ट ऑफ सेल में ही ऐड होता है। ठीक है, तो P2S सेल के 2 स्टेप थे, देख लो। ये देखो, ये देखो, स्टेप नहीं भूलना। नंबर 1 स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, देखो। P2S सेल के ये 2 स्टेप्स हैं, देखें। कंसोलिडेटेड सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल विल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। आपस में जो भी ट्रांजैक्शन होगी उससे सेल्स को भी कम कर देना और कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी कम कर देना। और नंबर 2, यूआरपी विल बी एडेड इन कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स। पक्का? ये था P2S, देख लो, देख लो बेटा प्लीज, देख लो। then you will have S2P sale, then you will have S2P S2P sale, then you will have S2P sale। यहां देखें, S2P सेल में क्या था? S2P सेल वही चीज है, पूरा सब कुछ वही है। वही आपस की जो सेल्स हुई है वो सेल्स में से भी निकाल देना, कॉस्ट ऑफ सेल में से भी निकाल देना। नंबर 1, अगर कोई यूआरपी है तो वो कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो जाएगा। और एक तीसरा स्टेप भी था, देखो रेड मार्कर से लिखा हुआ है, देखो। और वो बड़ा लॉजिकल बात है, जरा सोचें। जब S2P सेल हुई है, एक पल के लिए सोचे तो सही, जब S2P सेल हुई है तो जो भी यूआरपी होगा वो एस कंपनी ने बुक किया होगा। जब S2P सेल हुई है तो जो भी यूआरपी होगा वो एस कंपनी ने बुक किया होगा, तो वो एस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में होगा ना यूआरपी। और जब एस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में यूआरपी होगा तो वो यूआरपी तैरता 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 नीचे एस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में नहीं आ गया होगा। भाई जब S2P सेल हुई है तो यूआरपी इस बार एस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में, और एस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट से तैरता 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 नीचे एस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आ गया होगा। तो बस जब आप एनसीआई निकालते हो तो उसमें एस कंपनी का पैट ही तो यूज करते हो। तो अब जब एनसीआई निकाल रहे होगे ना, तो पहले एस कंपनी के पैट की मुरम्मत कर लेना।
पहले एस कंपनी के पैट को पाक साफ कर लेना, पाक साफ कर लेना। हाँ, तो एस कंपनी के पैट में से पहले यूआरपी निकालना और उसके बाद परसेंटेज लगाना, उसके बाद परसेंटेज लगाना, उसके बाद परसेंटेज लगाना। ये देखो इस तरह, ये पढ़े, तीसरा स्टेप पढ़े, यूआरपी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एस कंपनीज पैट इन द कंप्यूटेशन ऑफ एनसीए। और ये रही इसकी वर्किंग, देखो इस तरह होगा। एस कंपनी के पैट में से पहले यूआरपी लेस करना और फिर अपनी जो भी एनसीए की परसेंटेज है वो लगा देना, वो लगा देना। ठीक है, अब उसके बाद बेटा कल हमने एक ही सवाल किया था, गालिबन पर्सी के नाम से ही सवाल किया था। ये रहा सवाल, सवाल एक नजर देख लेंगे, पर्सी के नाम से सवाल है। अब हम आज आगे बढ़ रहे हैं। मैंने सारी चीजें कटिंग कर करके अपनी स्क्रीन पे लगाई हुई है ताकि स्क्रीन पे मेरे सामने हो तो हम सबके लिए आसान हो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखें ये दो सवाल आते हैं, ये मेरे ख्याल से आपके पास 60s या किसी नंबर पे होंगे, अपनी अपनी बुक में देख लें। एक पेज पे 3 छोटे-छोटे सवाल होंगे। इन सवालात का पेज नंबर अगर किसी को मिलता है तो वो बताएँ। इन सवालात का पेज नंबर अगर मिलता है तो बताएँ ताकि मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग बुक पे पेज खोल लें। पेज नंबर 64 मेरे प्यारे बच्चों, पेज नंबर 64 है। कुछ बच्चों ने बता दिया पेज नंबर 64, 64, 64 आपके पास होगा ये। बहरहाल मेरी स्क्रीन पे भी है। ये सवालात मैं चाहूंगा मैं आपसे ही करवाऊं। पहले मैं आप एट फर्स्ट इंस्टेंस में आपसे कराऊंगा। ड्यूरिंग द ईयर पी कंपनी सोल्ड गुड्स टू एस कंपनी एट अ मार्जिन ऑफ 20%, यहां तक कुछ लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा है 1/4 ऑफ द गुड्स। 1/4 का मतलब एक चौथाई। ओके, स्टिल एट द ईयर एंड, ये आपके पास एक ट्रांजेक्शन हुई है। अच्छा, इस सवाल में होल्डिंग परसेंटेज लिख लें। पी की एस कंपनी में होल्डिंग है 70। पहले सवाल में होल्डिंग 70 लिख लें और दूसरे सवाल में लिख लें पी की एस कंपनी में होल्डिंग है 80। ये रहे बेटा, दोनों सवाल में होल्डिंग परसेंटेज नहीं है मैंने, दो सवाल आपके सामने। अच्छा, पहले सवाल में आपको निकालना है सिर्फ कंसोलिडेटेड सेल्स रेवेन्यू, याद है इनकम स्टेटमेंट में जो पहली लाइन होती है कंसोलिडेटेड सेल्स, वो निकालनी है। कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल और एनसीआई, ये तीन चीजें निकालनी है, पूरी इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी। फिर सुनो, कंसोलिडेटेड सेल्स निकालनी है जो पहली इनकम स्टेटमेंट की फिगर होती है, कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है दूसरी चीज, और एनसीआई निकालना है इनकम स्टेटमेंट वाला। ये दोनों सवाल आपके सामने। होल्डिंग परसेंटेज मैंने आपको स्क्रीन पे लिख दी है। पहले सवाल में होल्डिंग 70 है, दूसरे में कितनी है 80। ठीक है, सवाल आपके सामने, प्लीज अटैक 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 अटैक, छा जाओ छा जाओ, स्टार्ट स्टार्ट, एटलीस्ट ट्राई और लक। गलत कर दो मुझे कोई नाराजगी नहीं होगी, ना करने से नाराजगी है। चलो स्टार्ट। करो बेटा।
हो गया जी, ट्राई किया। करें करें करें, मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग करें, प्लीज करें, आराम से करें, कोशिश करके सही करके दें। करें करें बेटा, करें, दोनों करें। चलो, कुछ बच्चों ने करना शुरू कर भी लिया है, आप लोग भी करें बेटा, आप लोग भी करें, करें 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 करें, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लगाएं, जान लगाएं। चलो, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने टाइम दिया, थैंक यू। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग देयर पी कंपनी सोल्ड गुड्स
फॉर 10,000 P2S 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 प्लीज यहां देखते हैं, इधर इधर ही कर देता हूं ये, चलो यहां सॉल्व करता हूं। पी कंपनी ने एस कंपनी को गुड्स बेची हैं कितने की, 10,000 की, सेल्स 10,000 की हुई है, ठीक है। अब कितना मार्जिन लिया है, 20%। चलो भाई सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एससीपी लिखा, परसेंटेज एंड डॉलर्स। 10,000 रुपए की आपके पास क्या हुई है, सेल्स हुई है। देखें बेटा आराम से, 10,000 रुपए की आपके पास सेल्स हुई है, और अगर मार्जिन है तो इन मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज 100, और ये 20 आ गया तो ये 80 आ जाएगा। अब बताओ एससीपी के जरिए आप करोगे तो आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 2,000, ठीक है, और कॉस्ट आ जाएगी 8,000। तो फुल पिक्चर ये है कि पी कंपनी ने गुड्स खरीदी थी 8 की, उसको बेची 10 की, और टोटल प्रॉफिट हुआ है कितना, टोटल प्रॉफिट हुआ है 2,000 रुपए का, सही है। अब सिर्फ मुझे ये निकालना है इसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, यूआरपी कितना है, जाग जाए प्लीज, इसमें यूआरपी कितना है, इसमें यूआरपी कितना है, ओके। अब बात सुने, बताओ हमारे पास माय डियर स्टूडेंट इधर देखें, हमारे पास लिखा हुआ है उसमें 1/4 कितना, 1/4 ऑफ द गुड्स स्टिल अनसोल्ड, एक चौथाई यानी 25%, एक चौथाई यानी 25%। तो 500 का यूआरपी आ गया, 500 का यूआरपी आ गया। अब बहुत सुकून से सुन लो, मैं डायरेक्ट स्टेप बताऊंगा, काम हो जाएगा। P2S सेल में बस दो स्टेप होते हैं। नंबर वन, जो आपस की सेल हुई है, ये रही, ये आपस की सेल नजर आ रही है 10,000, ये कंसोलिडेटेड सेल्स में से भी माइनस कर देना और कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल में से भी माइनस कर देना। आपस की सेल्स को कंसोलिडेटेड सेल में से भी माइनस कर देना और कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल में से भी माइनस कर देना, ओके। एक नंबर टू, जो ये 500 रुपए का यूआरपी है ना, ये 500 रुपए यूआरपी ये कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देना। बच्चे ने कहा वो तीसरा स्टेप, मैंने कहा नहीं, वो S2P सेल में होता है। वो थर्ड स्टेप माय डियर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ S2P सेल में होता है, वो P2S में नहीं होता, वो P2S में नहीं होता है, प्लीज और से सुनना, ओके। अब लेट मी राइट, सुनो, बताओ भाई पेरेंट कंपनी की सेल्स कितनी है, 15, उसकी है 30। मैं कर रहा हूँ सॉल्व, ये देखो, मैंने अगर कंसोलिडेटेड बनाई ना, इधर देखें, सेल्स लिखा, पहली चीज, एक की 15 है, एक की 30 है, हाँ। अब मुझे बताओ बेटा आपस की सेल कितनी है, 10,000, वो लेस हो जाएगी। तो बताएं कंसोलिडेटेड सेल्स कितनी आई, 35,000, ये पहला आंसर आ गया, ये पहला आंसर आ गया। दोनों इदारों की सेल्स को ऐड करा और आपस की सेल्स को आपने लेस कर दिया, 15,000 और 30,000 में से आपने 10,000 लेस कर दिया, ठीक है, राइट। अब दूसरी चीज है कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। बेटा सोचें, पेरेंट कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल है 2, उसकी है 10, एक की 2 है, एक की 10 है, ये देखें यहाँ, एक की 2,000 है, प्लीज देखते रहें, एक की 10,000 है, सही है। अब जब ऊपर 10,000 लेस किया, मैंने कहा था वो नीचे भी लेस होगा, आपस का जो भी अमाउंट है 10,000 वो लेस कर दिया। और बेटा आप बताओ कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल में यूआरपी ऐड हो जाएगा, तो 500 रुपए का यूआरपी ऐड कर देना। अब बताएं ये कितनी आई, ये हो जाएगा आपके पास 2500, सही है। दीज आर दी टू आंसर्स, दीज आर दी टू आंसर्स, कंसोलिडेटेड सेल्स रेवेन्यू भी निकाल लिया और कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल भी निकाल लिया, कंसोलिडेटेड सेल्स रेवेन्यू भी निकाल लिया और कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल भी निकाल लिया, सही है, निकाल दिया, कंसोलिडेटेड सेल्स भी निकाल दिया और कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स भी निकाल दिया, ओके। बेटा उम्मीद है अच्छा हुस्न ज़न ये है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आखिरी चीज है एनसीआई, आखिरी चीज यहाँ निकाल रहा हूँ एनसीआई। एनसीआई कैसे निकलता है, एस कंपनी के पैट का होल्डिंग परसेंटेज। इस बार हमारी होल्डिंग 70% थी तो उनकी उनकी 30% होगी। अच्छा बेटा कोई S2P सेल नहीं हुई तो यूआरपी यहाँ से एडजस्ट नहीं होगा, जब S2P सेल ही नहीं हुई तो यूआरपी यहाँ से एडजस्ट नहीं होगा। बताओ एस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 10,000, 10,000 का 30%, 3,000, एनसीआई आ गया 3,000। एनसीआई आ गया 3,000। बेटा ये आंसर्स हैं आपके पास, ये रहे आंसर, किसी बच्चे ने अगर कर लिया हो तो बहुत जबरदस्त बात है।
सब बच्चे मोटिवेशन मोटिवेशन प्लीज, मोटिवेशन मोटिवेशन प्लीज। और बच्चे भी रिप्लाई करें भाई, करना था सबने, कोई बेकार बच्चे थोड़ी अच्छे हो तुम लोग। हाँ भाई, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स करो रिप्लाई। आप लोग अच्छे बच्चे हो भाई, 90s 80s वाला क्राउड पड़ रहा है इसमें। अब मैं 1 मिनट और खामोश हुआ हूँ, एक 30 सेकंड चुप हूँ, जानबूझ के, आप देख लें एक नजर। अब बेटा दूसरा सवाल ये रहा, इधर देखो, ड्यूरिंग द ईयर, अब देखो इसकी इब्तिदा एस टू पी सेल है, एस कंपनी सोल्ड गुड्स टू पी कंपनी, एस टू पी एस टू पी एस टू पी एस टू पी, प्लीज सोच ले। फॉर 400 सेल्स का अमाउंट गिवन है, फॉर 400, 400 का बेचा, खरीद कॉस्ट नहीं है, सेल्स है, एट अ मार्कअप, सही है। पहले इस पूरी गेम से आप एससीपी से वो टोटल प्रॉफिट निकाल लेना। एट द ईयर एंड हाफ ऑफ द गुड्स, आधी आधी, एट द ईयर एंड half of the goods still unsold by P company, still unsold by P company, आधी goods unsold है, आधी goods क्या है, unsold हैं, ओके राइट, पक्का यही है। अब बात को सुने प्लीज, बात को सुनना, क्या लिखा हुआ है, क्या करेंगे अब, चलो मैं आपको वही स्केच बना देता हूं, ये देखें, एस टू पी सेल हुई है, 400 रुपए की सेल हुई है, एस सी पी लिखें, परसेंटेज डॉलर्स, सेल्स 400 की है, और मार्कअप है ना, इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100, ये 20 तो ये 120। जरा कोई बच्चा मुझे टोटल प्रॉफिट निकाल के दे, कितना आ रहा है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट निकाल दो एससीपी से, चलो 67, टोटल प्रॉफिट आ रहा है 67, सही है। और आधी गुड्स कह रहा है ईयर एंड पर आधी आधी नहीं बिकी है, तो 1/2 कितना बना, 33.5। यूआरपी कितना आया बोलो, 30, बताओ यूआरपी क्या बना, आधी गुड्स नहीं बिकी है ना, 33.5 का यूआरपी है, सही है, ये यूआरपी है। चलो अब मेरी तरफ देखो, मैं आपको पहले आराम से 3 स्टेप बताता हूँ। एस टू पी सेल के 3 स्टेप होते हैं। पहला, जो भी आपस की सेल हुई है वो सेल में से भी हटा देना और कॉस्ट ऑफ सेल में से भी हटा देना। जो भी आपस की सेल हुई है सेल्स में से भी रिमूव कर देना और कॉस्ट ऑफ सेल में से भी रिमूव कर देना, नंबर 1। नंबर टू प्लीज, नंबर टू, जो भी यूआरपी है वो कॉस्ट ऑफ सेल में, कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देना। पहले 2 स्टेप वही है। और नंबर 3, इस बार जब एस टू पी सेल हुई है तो यूआरपी एस वालों ने बुक किया है ना, तो एस के प्रॉफिट्स में यूआरपी शामिल होगा। तो जब आप एनसीआई निकाल रहे होगा ना, तो पहले एस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को साफ सुथरा कर लेना और फिर एनसीआई निकालना, सही है। अब यहाँ देखें, सब देखें, यहाँ मैंने यहाँ लिखा कंसोलिडेटेड, वर्किंग कर रहा हूँ यहाँ। पहली चीज है सेल्स, चलो पेरेंट कंपनी की सेल्स कितनी है, पेरेंट कंपनी की सेल्स कितनी थी, 15, इसकी 30, एक की 15 एक की 30, इधर देखो 15,000 प्लस 30,000, और आपस की सेल कितनी थी बताओ बेटा, 400 थी ना, आपस की 400 लेस कर दो, आपस की 400 लेस कर दो, बताओ 15,000 प्लस 30,000 और आपस की 400, बताओ बेटा कितना बना, ये बना होगा 44,600। वेरी गुड बेटा, पहला आंसर आया, पहला आंसर आ गया। अब आ जाओ कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक की 2,000 थी गालिबन और एक की थी 10,000, सही है। 2,000 प्लस 10,000 को ऐड करा, आपस की सेल्स ऊपर से लेस हुई थी तो नीचे से भी होगी, और यूआरपी यहाँ ऐड हो जाएगा 33.5। चलो बोलो कितनी आई कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स, बोलो 8033, 80 नहीं, 10 और 2 12, 1163.5, 11,633.5, ये आ गई कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल, सही है भाई। ये 2 चीजें हो गई, ये 2 चीजें बच्चों हो गई, ये 2 चीजें बच्चों हो गई। अब निकालना है एनसीआई, क्या निकालना है, एनसीआई, बहुत प्यार से सुने। आप चुपचाप लिखेंगे एस कंपनी का पैट, कितना है एस कंपनी का पैट, देखो
एस कंपनी का पैट है, ये रहा 10,000, ये रही एस कंपनियां, एस कंपनी का पैट है 10,000, एस कंपनी का पैट लिखा 10,000। लेकिन जरा सोचें तो सही, जरा सोचें, सुने, जरा सोचें, क्या हो गया भाई? ये 2,000 है भाई, यार क्या कर रहे हो बेटा? आप लोग का क्वेश्चन नहीं है क्या? ये 2,000 है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज 2,000। 2 + 10 12 होता है, और उसमें से ये आंसर सही है, 11,633.5 सही है मेरे दोस्त, सही है ये। आप 20 समझ रहे हो, 20 नहीं है। पेरेंट कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल बेटा 20 नहीं है प्यारे बेटे, वो 2,000 है। आप एक जीरो एक्स्ट्रा समझ रहे हैं शायद, जिसने भी ये मैसेज किया। अब मेरे प्यारे बच्चों, एनसीआई क्या है? एस कंपनी का, एस कंपनी का पैट, एस कंपनी का पैट कितना है? 10,000। एस कंपनी का पैट है 10,000, एस कंपनी का पैट कितना है? 10,000। लेकिन इस बार S2P सेल हुई है, इस बार S2P सेल हुई है, तो यूआरपी एस कंपनी ने बुक किया होगा ना बेटा, तो एस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में शामिल होगा। जब एस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में शामिल होगा, तो एस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में शामिल होगा। बेटा बताओ कितना आया? 1000 में, 10,000 में से लेस करो यूआरपी पहले। 10,000 माइनस 33.5, 99,665। अब बताओ बेटा, हमारी होल्डिंग 80 थी, हमारी 80 थी, तो एनसीए वालों की कितनी होगी बेटा? 20% होगी, बोलो। चलो 9965.5, 1993, 1993.3, वेरी गुड, 1993.3, 1993.3, दिस इज द होल क्वेश्चन बेटा। ये पूरा सवाल आपके सामने सॉल्व है। क्वेश्चन अब आपके पास होना चाहिए। अच्छा एक बात सुन लो, बी अ स्मार्ट वर्कर, बी अ स्मार्ट वर्कर। बेटा अगर मैंने पहले एक अनाउंसमेंट की थी, जिसने मार्कअप और मार्जिन नहीं पढ़ा हुआ अपनी जिंदगी में, प्लीज टेक द लेक्चर ऑफ मार्कअप मार्जिन फ्रॉम मी। मैंने कुछ बच्चों को दिया भी है जिन्होंने मुझसे मांगा था। आप प्लीज अपना मार्कअप मार्जिन का लेक्चर मुझसे ले लें, जिसको मार्कअप मार्जिन नहीं आता, प्लीज, ये जरूरी है, इट्स अ प्रॉपर ट्रेनिंग। मार्कअप होता है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, तो मार्कअप में कॉस्ट 100 होता है, और प्रॉफिट की जो भी परसेंटेज गिवन हो पी के सामने लिखते हैं, और इस तरह आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाती है। अब ये देख लो आपके सामने है भाई, ये पूरा आपके सामने है। आप लोगों में से किसी के आंसर सही आए थे इसके? किसी के आंसर सही आए थे इस फॉर द क्वेश्चन नंबर 2? फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 किसी के आंसर्स आए थे? हाँ भाई, बोलो। अब बेटा आप लोगों को याद होगा, सुकून से सुने, आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जब बैलेंस शीट पढ़ रहे थे, मिड ईयर एक्विजिशन या पार्ट ईयर एक्विजिशन, और उसके बाद मैंने आपसे कहा था, प्लीज, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आज के बाद टेक ओवर डेट को अच्छी तरह देख लेना, ईयर एंड को और टेक ओवर डेट को अच्छी तरह देख लेना, ईयर एंड को और टेक ओवर डेट को अच्छी तरह देख लेना। याद है, मिड ईयर एक्विजिशन और पार्ट ईयर एक्विजिशन, मिड ईयर एक्विजिशन और पार्ट ईयर एक्विजिशन, मिड ईयर एक्विजिशन और पार्ट ईयर एक्विजिशन, याद है बेटा? यही टॉपिक इनकम स्टेटमेंट में भी है, यही टॉपिक इनकम स्टेटमेंट में भी है। अब देखो, मैं एक बात बार बहुत तेजी, बहुत बार बोल रहा हूँ, आप सुने। आपने बचपन से FA1 FA2 दोनों पेपर्स में, छोटे ओ लेवल्स के सारे पेपर्स में पढ़ा है। मेरे डायलॉग सुनो, इनकम स्टेटमेंट हमेशा फॉर द ईयर बनती है, जबकि बैलेंस शीट और SOFP एज एड बनती है। फिर बोलूं, इनकम स्टेटमेंट हमेशा फॉर द ईयर बनती है, जबकि बैलेंस शीट और SOFP एज एड बनती है। मैं फिर बोल रहा हूं, इनकम स्टेटमेंट हमेशा फॉर द ईयर बनती है, जबकि बैलेंस शीट और SOFP हमेशा एज एड बनती है, एज एड बनती है। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर चीज है, और बैलेंस शीट एज एड चीज है, पक्का? ओके। अब मेरी तरफ देखें, यहाँ देखें बेटा, लेटेस्ट से योर अकाउंटिंग पीरियड है, आपका क्वेश्चन में अकाउंटिंग पीरियड है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। देखो आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या है? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। बात को सुनना, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, सामने देखें। तो ऐसी सूरत हाल में आपने एक बंदे को 1 अप्रैल को टेक ओवर किया,
आपने एक बंदे को 1 अप्रैल को टेक ओवर किया, फिर मैं बोल रहा हूँ आपका अकाउंटिंग पीरियड है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, आपका अकाउंटिंग पीरियड है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, सही है। और आपने टेक ओवर कब किया बेटा? 1 अप्रैल को। टेक ओवर कब किया बोलो? 1 अप्रैल को। तो बताओ इस अकाउंटिंग पीरियड में ये सब्सिडरी कितने महीने आपकी है? 9 महीने। इस अकाउंटिंग पीरियड में ये सब्सिडरी 9 महीने 9 माह आपकी है, सही है। और आप सबको पता है कि इनकम स्टेटमेंट हमेशा फॉर द ईयर बनती है। तो अब जरा आप इस फॉर द ईयर की पिक्चर को देखें, बहुत गौर से देखें। इस फॉर द ईयर में पेरेंट कंपनी तो पूरा साल मेरी है, पेरेंट कंपनी तो हम ही है ना। तो इस फॉर द ईयर में पेरेंट कंपनी तो पूरा साल मेरी है, तो पेरेंट कंपनी का सारा डाटा फुल जाएगा। पेरेंट कंपनी की सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, अदर एक्सपेंसेस सब पूरे जाएंगे। लेकिन इस फॉर द ईयर में इधर देखो, एस कंपनी सिर्फ कितने महीने मेरी है? 9 महीने। इस फॉर द ईयर में एस कंपनी सिर्फ 9 महीने मेरी है, तो एस कंपनी की हर चीज को 9/12 करेंगे। 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 एस कंपनी की हर चीज को 9/12 करेंगे, सही है। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, इनकम स्टेटमेंट हमेशा फॉर द ईयर बनती है, तो इनकम स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द फॉर द ईयर पिक्चर ऑफ द कंपनी, सही है। तो इस पूरे साल की पिक्चर को देखो, पेरेंट कंपनी तो पूरा साल मेरी है, तो पेरेंट कंपनी की सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, एवरीथिंग विल बी एडेड, कंप्लीट पूरी ऐड होगी। पेरेंट कंपनी की चीजें पूरी ऐड होंगी। लेकिन बेटा एस कंपनी सिर्फ 9 महीने मेरी है। एस कंपनी सिर्फ 9 महीने 9 मंथ्स 9 महीने 9 मंथ्स मेरी है। तो एस कंपनी के डाटा को हम 9/12 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे। अब बच्चे ने कहा इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल देख सकते हैं। आराम से होश में प्लीज, सिर्फ अभी स्पेसिफिकली ये टॉपिक सिखा रहा हूँ। इधर देखो, ये सवाल आपकी बुक में भी है, यहाँ भी देखो, इधर देखो। पी कंपनी, बेटा देखें, सब देखें, बहुत आसान है, इसमें मुश्किल चीज नहीं है। पी कंपनी एक्वायर्ड 60%, 60% ऑफ द इक्विटी ऑफ एस कंपनी ऑन 1 अप्रैल X5। बेटा कब टेक ओवर किया? 1 अप्रैल को टेक ओवर किया। फर्स्ट पेज नंबर 62 है, वैसे ही है पेज नंबर, ये 62 है आपकी बुक का, निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, बहरहाल इधर भी देख सकते हैं। यहाँ देखें, P company acquired 60% of the equity on 1 April X5। आज के बाद जरूर बेटा एक्विजिशन डेट को हमेशा हाईलाइट किया करो। और देखो नीचे ईयर एंड क्या है, देखो नीचे ईयर एंड क्या है, ईयर एंड 31 दिसंबर। तो ईयर एंड 31 दिसंबर है, जबकि तुमने अप्रैल में टेक ओवर किया। ईयर एंड 31 दिसंबर है, जबकि तुमने अप्रैल में टेक ओवर किया, जबकि तुमने अप्रैल में टेक ओवर किया। हाँ, तो ऐसी सूरत हाल में ये आपकी सिर्फ 9 महीने, ये आपकी कितने महीने? ये 9 महीने आपकी, ये 9 महीने आपकी है। इस फॉर द ईयर में 9 महीने। तो देखो अब क्या, इधर देखो, पेरेंट कंपनी की ये देखो पूरे साल की इनकम स्टेटमेंट गिवन है, ये पूरे साल की इनकम स्टेटमेंट नजर आ रही है। सब्सिडरी कंपनी की भी ये पूरे साल की है, देखो ये जो दूसरी इनकम स्टेटमेंट है ना सेकंड, वो पूरे साल की है। लेकिन उन्होंने इस पूरे डाटा को 9/12 करके आपको दिया हुआ है। ये देखो इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 9/12 कैसे। भाई 80,000 जहां भी बैठे हो, 80,000 को 9/12 करो। 80,000 जो सेल्स का नंबर है उसको 9/12 करोगे, ये आ जाएगा। 36,000 को 9/12 करोगे, ये आ जाएगा। 12,000 को 9/12 करोगे, ये आ जाएगा। यानी उन्होंने आपको रेडीमेड ये 9/12 वाली इनकम स्टेटमेंट दी हुई है। इन्होंने रेडीमेड आपको 9/12 वाली इनकम स्टेटमेंट दी हुई है। तो सीधी बात है, पेरेंट कंपनी तो पूरा साल मेरी है, तो हम ही है ना, तो पेरेंट कंपनी का डाटा फुल ऐड होगा। और एस कंपनी का 9 मंथ्स का, एस कंपनी का 9 मंथ्स का। तो बेटा देख लो, ये वाला पार्ट और इधर देखें ये वाला पार्ट ऐड होगा, नजर आ रहा है। पेरेंट और सब्सिडरी, पेरेंट और कंसोलिडेशन में ये दोनों ऐड होंगे। फुल ईयर ऐड नहीं करना एस कंपनी को, फुल ईयर एस कंपनी को ऐड नहीं करना, फुल ईयर एस कंपनी को ऐड नहीं करना, सही है। पेरेंट कंपनी का डाटा फुल आएगा और एस कंपनी को 9/12। और मजे की बात ये, इस बार इन्होंने 9/12 खुद ही करके दिया हुआ है, 9/12 खुद ही करके दिया हुआ है, सही है। बच्चे ने कहा कोई P2S और S2P नहीं है, सवाल में भी बेसिक सिखा रहे हैं वो, P2S और S2P सेल नहीं है। चलो देखो यहाँ, अगर किसी के पास ये क्वेश्चन नहीं है तो वो इसकी तस्वीर ले ले, किसी के पास ये क्वेश्चन नहीं है तो बड़ा मेहरबानी वो इसकी तस्वीर ले ले। अगर इनकेस किसी के पास नहीं है तो वो पिक्चर ले सकता है, मैं फिर बोल रहा हूँ। अब देखें आप कैसे करेंगे। ये देखो, सबसे पहले मैंने लिखा सेल्स, पेरेंट की सेल्स कितनी है 170 और उनकी कितनी है 60 लेना भाई, 9/12 वाली, ये आ गई 2,30,000, सही है। बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स, पेरेंट की कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है 65, चेक कर लें बेटा मेरे प्यारे बच्चों, और सब्सिडरी की है 27। ओके, 65 और 27 कितना होता है 92, वेरी गुड। बेटा 230 में से 92 लेस करो,
230 में से 92 लेस करो, 138। ओके, सही है। अब एडमिन एक्सपेंसेस कितने हैं? 43 और 9। एडमिन एक्सपेंसेस हैं 43 प्लस 9 कितना है? 52,000। सही। फिर उसके बाद है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना है बेटा? 86। वेरी गुड। अच्छा बेटा, अब देखते हैं टैक्स पेरेंट का टैक्स कितना है? 23 और उसका 6 है। एक का 23 है, एक का 6 है, 29। चलो बेटा प्रॉफिट बता दो, बोलो बेटा। 86 माइनस 29 कितना होता है? बोलो 57। सही है, गुड। अब मेरी तरफ प्लीज। तो आपने क्या करा? देखो, भूलना नहीं, पेरेंट पूरा साल और एस कंपनी जितने महीने हमारी थी बेटा, एस कंपनी जितने महीने हमारी थी, जितने महीने हमारी थी उतने महीने का ऐड कर लेंगे, उतने महीने का ऐड कर लेंगे, उतने महीने का ऐड कर लेंगे। सही है। 1 मिनट, अजान हो रही है। हमारे यहाँ तो नहीं हो रही, आप लोग यहाँ हो रही है। चलो मैं चुप हूँ। देखो एडिंग टुगेदर कर लिया। चलो अब मुझे निकालना है एनसीआई। जरा सुनिए आप। एनसीआई क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट का एनसीआई निकाल रहा हूं। मेरा डायलॉग सुनो। इनकम स्टेटमेंट का एनसीआई, इनकम स्टेटमेंट का एनसीआई निकालना है। तो इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर होती है ना। तो इस फॉर द ईयर एस कंपनी, इस फॉर द ईयर एस कंपनी हम कितने महीने हमारी है? इस फॉर द ईयर एस कंपनी 9 महीने हमारी है। इस फॉर द ईयर एस कंपनी सिर्फ 9 महीने हमारी है, तो इसका एनसीआई भी 9 महीने का निकलेगा। सही है। तो 9 महीने वाला प्रॉफिट कितना है? देखो इधर, देखो इधर आओ, देखो इधर देखो। 9 महीने का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 18,000। 9 महीने वाला लेना, और अगर 12 महीने का हो तो उसको 9/12 करना। या तो 9 महीने वाला डायरेक्ट ले लो, या फिर अगर 12 महीने का उठाओगे तो उसको 9/12 करना। तो ये देखें, एस कंपनी पैट आपका है डायरेक्ट 9 मंथ्स का 18,000, और हमारी होल्डिंग इस सवाल में 60 थी, तो बाहर वालों की कितनी है बेटा मेरे प्यारे बच्चों? 40। बताओ बेटा, 18,000 का 40% कितना होता है? 7200 का आपका एनसीआई आ गया। सही है। अब मैं वो 3 लाइन लिखूंगा और मेरा सवाल हो जाएगा। ये वही बिल्कुल बेसिक सवाल है। अब मैं वो 3 लाइन लिखूंगा और सवाल हो जाएगा। देखो मैं वो 3 लाइन लिख रहा हूँ। प्रॉफिट्स, बेटा इधर देखें प्यारे बच्चों, इधर देखो। प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल टू equity owners of P कंपनी। दूसरा नाम है एनसीआई, और तीसरा नाम है हम ही हम वाला प्रॉफिट। तीसरा नाम है हम ही हम वाला प्रॉफिट। सुने, हम ही हम वाला प्रॉफिट कितना है? 57। बेटा बाहर वालों का हिस्सा कितना है? 7200। तो अपना कितना होगा मेरे ख्याल से? 49,800। सही है बेटा, ये रहा। दिस इज द कंप्लीट स्टोरी।
बस याद रखना इसका नाम है मिड ईयर एक्विजिशन या पार्ट ईयर एक्विजिशन। सही है। पेरेंट कंपनी पूरा साल मेरी थी और एस कंपनी सिर्फ कुछ महीने, कुछ मंथ्स मेरी थी। पेरेंट कंपनी पूरा साल मेरी थी और एस कंपनी सिर्फ कुछ मंथ्स मेरी थी। 3 लाइन्स का मतलब बेटा प्रॉफिट ब्रेकअप होता है कि हमारा कितना है, ग्रुप का टोटल प्रॉफिट कितना है और बाहर वालों का हिस्सा कितना है। सही है। ये देख लो आपके सामने प्यारे बच्चों, ये देखो, दिस इज द होल स्टोरी। हाँ भाई, समझ गए बात को? माय डियर, माय डियर स्टूडेंट्स, कर लिया आपने? बेटा आप लोग समझ गए बात को? बताएं। देख लें एक नज़र, फिर देख लें, मैंने स्क्रीन रोकी भी है जानबूझ के, आप देख लें एक नज़र। अच्छा, मैं अब आपको पेज नंबर बता रहा हूँ, उस पेज पे आए। पेज नंबर है, ये 64 ही था, हाँ 64 है। पेज नंबर 64 पे नीचे आखिरी सवाल होगा, देखो। देखो ये वाला सवाल है, मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ। यही वाला जो पेज था ना, इसके पे, इसी पेज का आखिरी, ये देखो, ये रहा। ये क्वेश्चन पेज नंबर 64 है, शायद उसके एंड पे नीचे है। पेज नंबर 64 निकालें, पेज नंबर 64 निकाल लें। हाँ, उसी पे है। अच्छा देखो, पहले खुदा के लिए बेटा, पहले पहले मैं एक चीज बहुत ही अच्छी अर्ज कर रहा हूँ। अकाउंटिंग पीरियड हमेशा जनवरी टू दिसंबर नहीं होता। अकाउंटिंग पीरियड और कैलेंडर ईयर हमेशा एक नहीं होता। आपने बचपन से पढ़ा है बेटा, क्या हो गया है। अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल टू मार्च भी हो सकता है, जुलाई टू जून, कोई भी 12 महीने हो सकते हैं। सही है। पहली चीज जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, जो मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। ये देखें, इस सवाल में अकाउंटिंग पीरियड मार्च में एंड हो रहा है, 31 मार्च। तो शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल। ये रहा, ये देखो अकाउंटिंग पीरियड लिखा हुआ है साफ साफ। अकाउंटिंग पीरियड है, ये देखो, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 08 से लेके 31 मार्च 09, ये अकाउंटिंग पीरियड है। सही है। 1 अप्रैल 08 से लेके 31 मार्च 09। ओके। अब मुझे बताओ टेक ओवर डेट क्या है? 1 अक्टूबर 08, यहां। तो खुदा के लिए यूज योर कॉमन सेंस। अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से, अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से मुझे ये बता दो, अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से टेक ओवर डेट मिड ऑफ द ईयर है, मिड ऑफ द ईयर है, मिड ऑफ द ईयर है। अप्रैल टू मार्च के बीच में बेटा 1 अक्टूबर मिड होता है। सही है। चलो। अच्छा भाई, पिछले सवाल में डायरेक्ट मैंने 9/12 करके दिया होता है, इस बार आपने खुद करना होगा, ये मजदूरी आप खुद करेंगे प्लीज। कम ऑन, डू इट योरसेल्फ। दोनों डेटा गिवन है, मुझे पूरी इनकम स्टेटमेंट बना के दें। कोई P2S और S2P सेल नहीं है, कोई P2S और S2P सेल नहीं है। प्लीज पूरी इनकम स्टेटमेंट खुद से बना के दें। थैंक यू। पूरी इनकम स्टेटमेंट खुद से बना के दें।
1 मिनट अजान हो रही है इसलिए मैं जरा खामोश हो रहा हूँ। चलिए अब यहाँ देखें बेटा, क्लियर नजर आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा है कि पेरेंट कंपनी पूरा साल हमारी है और एस कंपनी सिर्फ 6 महीने हमारी है। देखो नजर आ रहा है 6 महीने हमारी है। तो आप क्या करोगे, पेरेंट कंपनी के डाटा को फुल ऐड करोगे और एस कंपनी को 6/12 6/12। तो ये देखो, ये पूरी इनकम स्टेटमेंट 6/12 6/12 होगी। यहाँ 6/12 होगी। कैसे, इधर देखें, यहाँ देखते हैं। सेल्स, पेरेंट कंपनी की सेल्स है 30,000। देखो एस कंपनी की सेल है 50,000 इंटू 6/12। याद रखना, 6/12 करना नहीं भूलना। तो 50,000 इंटू 6/12 होता है 25। 25 और 30 कितनी है, 55 की सेल्स आ गई। सही है। अब आओ इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, पेरेंट की कितनी है 10,000, एस कंपनी की है 20,000 इंटू 6/12। ओके, तो ये 10 + 10 हो गई 20। जीपी आ गया 35,000। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 35,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 35,000 आ गया। ठीक है बेटा। अब आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसके 5 हैं और उसके 10 हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसके 5,000 है, ये तो पूरा हमारा है। और उसका जो 10,000 है ना, उसको आप 6/12, 6/12। तो 5 और 5, ये भी 10 आ गया। तो 25,000 बना पीबीटी। नाउ यू हैव टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस पेरेंट कंपनी का कितना है देखें बेटा, 5 और उसका 2 है। एक का 5 है और उसका 2 है, 2 वाले को 6/12 कर देंगे। ओके, तो ये टोटल हो जाएगा 6,000। 19,000 का आपके पास प्रॉफिट आ गया। 19,000 का आपके पास प्रॉफिट आ गया भाई। 19,000 का आपके पास प्रॉफिट आ गया भाई। अब क्या होगा, आप वो 3 लाइन, अब आप एनसीआई निकालोगे। एनसीआई, एस कंपनी का पैट। अब देखो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं भाई। जब हम इनकम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं और इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर होती है, तो उसका एनसीआई भी फॉर द ईयर निकलेगा। और इस फॉर द ईयर में वो 6 महीने सिर्फ हमारी है सब्सिडरी। तो सब्सिडरी कंपनी का ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना 18,000, बेटे तो देखें, सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है पूरे 12 महीने का है। कितने का है, 12 महीने का है। 12 महीने का है, 12 महीने का है। तो इसको आप बेटा 6/12 करोगे 18,000 को। पिछले सवाल में हुआ था, ये 18,000 है बेटा। पहले इसको 6/12 नहीं करना, नहीं भूलना, याद रखना भाई। ये 9,000 आया। अब बताओ हमारी होल्डिंग इस सवाल में 60% थी, तो बाहर वालों की कितनी होगी, 40। बेटा ये आ गया 3600। ठीक है, दिस इज योर एनसीआई, दिस इज योर एनसीआई। देख लें बेटा। नाउ यू जस्ट हैव टू राइट द 3 लाइंस और क्वेश्चन ऑन ऑफ। 3 लाइनें लिखोगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 3 लाइंस लिखोगे और क्वेश्चन क्वेश्चन एंड हो जाएगा। 3 लाइन लिखते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बोलो भाई। क्योंकि वो 6 महीने का है, 6 महीने हमारी सब्सिडरी है, पूरा साल नहीं है। एस कंपनी के पैट को 6/12 इसलिए किया है क्योंकि वो सिर्फ 6 महीने हमारी है। और इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर होती है, फॉर द ईयर। तो उस फॉर द ईयर में जितने महीने वो हमारी होती है उतने महीने। बेटा ये 2,000 इंटू 6/12 करेंगे तो 1,000 आएगा टैक्स। और 5,000, 5 और 1 6 हो जाएगा ना, सोचो। अब बेटा इधर देखें, 3 लाइंस देखें, लिख लेता हूँ। प्रॉफिट्स, ये देखें,
प्रॉफिट्स इक्विटी ऑफ पी कंपनी, दूसरा नाम है एनसीआई और तीसरा नाम है प्रॉफिट। बेटा इधर देखें, हम वाला प्रॉफिट कितना है? हम वाला प्रॉफिट है 19,000, बाहर वालों का हिस्सा है 3600। करो डिफरेंस लो बेटा, करो डिफरेंस लो, बताओ 15,400। ठीक है बेटा, ये आप लोगों में से बच्चों ने कर भी लिया था पहले, आंसर भेजे भी है मुझे अभी बच्चों ने। ये देख लें आप लोग, पूरे सवाल का आंसर देख लें अच्छी तरह। ये रहा, दिस इज द फुल थिंग। ये पूरी चीज आपके सामने स्क्रीन पे है। ठीक है जी। हाँ, चलो बेटा, मैं एक पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बुक में भी होगा, मैं बुक का पेज नंबर भी बताता हूँ। आप सबने अभी अभी करना है, अभी अभी आपने मुझे फौरन फौरन निपटा के देना है, सही है? ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने खुद देखनी होगी टेक ओवर डेट, आपने खुद देखनी होगी टेक ओवर डेट। ओके, ये रही आपके सामने सवाल, बल्कि इसका पेज नंबर अब आप लोग देखें, सवाल का नाम है पेन एंड स्टेपल। 66 67 कहीं होगा, देखो एंड में होगा थोड़ा सा। पेन एंड स्टेपल के नाम से एक सवाल है, पेन एंड स्टेपल के नाम से एक सवाल है। 72, पेज नंबर 72 है बेटा, पेज नंबर है 72। चलो पेज नंबर 72 निकालो। इसमें रेशियोज वाली रिक्वायरमेंट नहीं करना, रेशियोज अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ, रेशियोज वाली रिक्वायरमेंट नहीं करना। आपने खुद पहचानना है कि क्या ये मिड ईयर वाला केस है या नहीं है, खुद पहचानना है, जरूरी नहीं है हमेशा मिड ईयर वाला केस हो, सही है? चलो, इसमें P2S या S2P सेल भी होगी, शायद S2P सेल है, यस S2P सेल है इसमें। ठीक है, चलो बेटा करके दो, अभी मैंने आपको काफी सारे सवाल करा दिए, एक्शन में आ जाओ सब बच्चे करें। इसकी कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनानी, चलो कम ऑन ऑल ऑफ यू प्लीज स्टार्ट करें, करके दें। पेन एंड स्टेपल, पेन एंड स्टेपल के नाम से सवाल है।
करें बेटा, स्टार्ट करें। ये मिड ईयर एक्विजिशन का केस नहीं है, फुल ईयर एक्विजिशन का केस है, याद रखना। फुल ईयर एक्विजिशन वाला केस है। अभी तक आपको अंदाजा हो जाना चाहिए था। ईयर एंड दिसंबर है और टेक ओवर डेट 1 जनवरी। ये देखो, ये मिड ईयर नहीं है, ये फुल ईयर है, ये फुल ईयर है। करें बेटा, करें करें करें, स्टार्ट करें। अच्छा, ऊपर 3 जीरो के बगैर है। क्वेश्चन अल्टीमेटली 3 जीरो के बगैर सॉल्व होगा। 3 जीरो के बगैर सॉल्व करना। देखो क्वेश्चन में ऊपर 3 जीरो यहाँ लगे हुए हैं। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, सूद सूद। फाइनेंस कॉस्ट मींस इंटरेस्ट एक्सपेंस, लिख लो कहीं भी। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। चलें चलें, बच्चों ने करना शुरू कर दिया, कुछ बच्चों का हो गया है। प्लीज आप लोग भी करें, सब करें, सब करें बेटा, करें करें, ट्राई ट्राई। मैं आपको पहले S2P सेल इसमें समझाता हूँ, सही है। असल चीज ही वो है, वो समझना जरूरी है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, स्टेपल सोल्ड गुड्स टू पी, S2P, S2P फॉर 150। ये देखो, ये देखो, यहाँ देखो, ये देखें। एस कंपनी ने पी कंपनी को 150 रुपए की सेल्स की है। मैं 3 जीरो हटा के सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर सवाल भी 3 जीरो के बगैर है। एस ने पी को 150 रुपए की सेल्स की है, सही है। अब बेटा यहाँ SCP लिखा, सेलिंग प्राइस 150 है, ये देखें। और अब बताओ मार्कअप है या मार्जिन है? मार्कअप है या मार्जिन है? मार्कअप है, मार्कअप। इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100। बेटा ये है 20, मेरे प्यारे बच्चों दिल से पढ़ो, तो ये 120 होगा। अब बताओ SCP के जरिए टोटल प्रॉफिट निकाल दो। SCP के जरिए टोटल प्रॉफिट निकाल दो, कितना आ रहा है? 25 रुपए, सही है। तो टोटल प्रॉफिट 25 है, टोटल प्रॉफिट 25 है। और ये कह रहे हैं कितनी गुड्स बच गई हैं एंड में? देखो 1/5 ऑफ दीज गुड्स, 1/5, 1/5 बच गई हैं। तो 25 को 1/5 से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास 5 रुपए का यूआरपी आ जाएगा। तुम्हारे पास 5 रुपए का यूआरपी आ जाएगा। देख लो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे सब लिखा हुआ है। इसका मतलब मेरी बात सुनो, S2P सेल हुई है तो जो भी यूआरपी होगा वो S2P सेल हुई है। बात सुने तो इसके 3 स्टेप्स हैं। S2P सेल इनकम स्टेटमेंट के 3 स्टेप्स हैं। पहला,
आपस की जो भी सेल्स हुई है वो सेल्स में से भी निकाल देना और कॉस्ट ऑफ सेल में से भी निकाल देना। आपस की जो भी सेल्स हुई है वो सेल्स में से भी हटा देना और कॉस्ट ऑफ सेल में से भी हटा देना, नंबर 1। नंबर 2, जो यूआरपी है जो यूआरपी है ₹5 का, वो कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड होगा, नंबर 2। और नंबर 3, इस बार S2P सेल हुई है, सोचो तो जो भी यूआरपी होगा वो एस कंपनी ने बुक किया होगा, तो वो एस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में होगा। और जब वो एस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में होगा तो एस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आ गया होगा। तो जब आप एनसीआई निकाल रहे होगे ना, तो पहले एस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से यूआरपी माइनस करना और फिर परसेंटेज लगाना। पहले यूआरपी माइनस करना और फिर परसेंटेज लगा देना, फिर परसेंटेज लगा देना। हाँ, सही, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब चलो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, कोई मिड ईयर का केस नहीं है। देखो 1 जनवरी को टेक ओवर हुआ है, याद रखना। क्या करेंगे? सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स सबको चुपचाप ऐड करेंगे। आइए, सेल्स कितनी है इसकी, पेरेंट की कितनी है? 1500। 1500 और 700, चलो आ जाओ। 1500 और 700, याद है आपस की कितने की थी? आपस की थी 150 की। चलो बेटा, कितना हुआ? 1500 प्लस 700 माइनस 150, 2050। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स पेरेंट की कितनी है देखें। पेरेंट की है 775, उसकी 370 है। 775 प्लस 370। अब देखो, ऊपर 150 लेस हुआ है तो नीचे भी लेस होगा। याद है, एक पार्टी की सेल्स और एक पार्टी की कॉस्ट ऑफ सेल। और यूआरपी कितना आया था? ₹5। यूआरपी ₹5 ऐड कर दो, करो भाई। कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 1000। ये बना 1050 का जीपी। अब बताएं बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? पेरेंट कंपनी के कितने? एडमिन एक्सपेंसेस है 317 और 135। 317 और 135, बोलो भाई। 317 और 135, 452। चलो, डिफरेंस लो, डिफरेंस लो। 598। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट कितनी है? फाइनेंस कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस 60 और 35 and 95। 503। पीबीटी। टैक्स कितना है? टैक्स बोलो, टैक्स कितना है देखो। टैक्स है पेरेंट का है, टैक्स है पेरेंट का है 96 और 45। 96 एंड 45, बोलो भाई। 141। बेटा हम वाला प्रॉफिट बता दो। 362। ये ग्रुप का प्रॉफिट आ गया। हाँ भाई, सब बच्चे देख लें यहाँ, ऐसा ही है। अब अगर आपने एनसीआई निकालना है तो सिंपल तरीका क्या है? एस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाओ। पहले, सबसे पहले एस कंपनी का पैट उठाओ। कितना है? एस कंपनी का पैट है 115। एस कंपनी का पैट है 115। एस कंपनी का पैट है 115 लेस। अब बताओ बेटा, P2S सेल थी या इस बार S2P थी? सोच के बताओ। इस बार S2P सेल थी, इस बार S2P सेल थी। तो यूआरपी एस कंपनी के पैट में शामिल होगा। तो पहले आप यूआरपी यहां से निकालना। ये 110 आ गया। अब बताओ, हमारी होल्डिंग 70 थी, तो बाहर वालों की कितनी होगी बेटा? 30%। चलो, हाँ भाई, देख लो बेटा, आपके पास कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट भी तैयार हो गई। हाँ, नंबर 2 तैयार हो गई। आपके पास एनसीआई भी तैयार हो गया, एनसीआई भी तैयार हो गया, एनसीआई भी तैयार हो गया। हाँ, चलो, अब वो 3 लाइनें लिख दूं? 3 लाइन्स, 3 लाइन्स प्लीज बेटा, जागे जागे प्लीज। चलो, प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल टू
362 33 362 में से 33 निकाल दो 329 थैंक यू बेटा ये सवाल हो चुका है उम्मीद है आप लोगों में से मेजॉरिटी ने आप किया होगा बेटा आप थोड़ा सा गुड न्यूज़ दो यार अब आप लोगों से होना चाहिए था प्लीज एक जैसे ही सवाल है सारे बाकी लोग बताएं चलें सब बच्चे बेटा इन्वॉल्व हो प्लीज चलें इन्वॉल्व हो मोटिवेशन दें प्लीज चलो गुड है गुड है गुड है गुड है गुड है मोटिवेशन प्लीज गुड 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 थोड़ी सी जान लगाएं हाँ हाँ भाई ये फिर भी पूछ रहा हूँ गुड गुड वेरी गुड बेटा माशाल्लाह अब दो छोटे छोटे एरियाज रह गए हैं उसके बाद कंसोलिडेशन एंड हो जाएगा दो छोटे छोटे एरियाज हैं एक मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ एक नेक्स्ट क्लास में करूंगा बल्कि ये वाला एरिया जो अभी कर रहा हूँ ये भी नेक्स्ट क्लास में रिवाइज भी कराऊंगा सही है ठीक है चले मैं पहले मुझे लिखने देना पहले मैं लिखूंगा और फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा पहले मैं लिख रहा हूँ फिर आपको समझाऊंगा बेटा बेफिक्र हो जाए
चलें, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज थोड़ी सी आप लोगों को मेरा साथ देना होगा, मेरे थोड़ा सा मेरी बात मान के चलना होगा, आप सीखेंगे इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। बात सुने, पहले तो मुझे ये बात बता दें कि आप लोग को ये बात पहले पढ़ चुके हैं, आप लोग सब ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कभी पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग बढ़ती है, आप सबको पता है अगर कभी पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग बढ़ती है तो कंसोलिडेटेड रिजर्व भी बढ़ता है, यानी जो इफेक्ट पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग के साथ होगा वही कंसोलिडेटेड रिजर्व के साथ होगा। जो इफेक्ट पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग के साथ होगा वो कंसोलिडेटेड रिजर्व के साथ होगा। पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग 100 रुपए से बढ़ेगी तो कंसोलिडेटेड रिजर्व भी 100 रुपए से बढ़ेगा। पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग 100 रुपए से कम होगी तो मेरे प्यारे बच्चों कंसोलिडेटेड रिजर्व भी 100 रुपए से कम होगा। पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग 100 रुपए से बढ़ेगी तो कंसोलिडेटेड रिजर्व भी 100 रुपए से बढ़ेगा। पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग 100 रुपए से कम होगी तो कंसोलिडेटेड रिजर्व भी 100 रुपए से कम हो जाएगा। ये बात हम सबको पता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ रहा हूं। देखिए बेटा, पेरेंट कंपनी का ज्यादा मशहूर नाम है इन्वेस्टर। पेरेंट कंपनी का ज्यादा मशहूर नाम है इन्वेस्टर। ज्यादा मशहूर नाम क्या है? इन्वेस्टर। पेरेंट कंपनी हकीकत में एक इन्वेस्टर है। पेरेंट कंपनी हकीकत में क्या है? एक इन्वेस्टर है। सही है। अब देखो, यहाँ देखो, अभी तक जितनी क्लासेस हमने ली हैं, अभी तक जितनी क्लास थी उसमें हम सब्सिडरी पढ़ रहे थे। सब्सिडरी कौन होती थी? जिसमें हमारा कंट्रोल होता था। सब्सिडरी वो इदारा होती थी जिसमें हमारा कंट्रोल होता था। और जागे, कंट्रोल नॉर्मली तब आता है जब हमारे पास 50% प्लस शेयर हो। कंट्रोल नॉर्मली तब आता है जब हमारे पास 50% प्लस शेयर हो। कंट्रोल नॉर्मली तब आता है जब हमारे पास 50% प्लस शेयर हो। कंट्रोल नॉर्मली तब आता है जब हमारे पास 50% प्लस शेयर हो। तो अगर एक इदारे के पास दूसरे इदारे के 50% प्लस शेयर होंगे तो उसके पास दूसरे इदारे का कंट्रोल आ जाएगा। सही है। और एक बार कंट्रोल आ गया तो वो बन जाएगा सब्सिडरी आप पेरेंट, वो सब्सिडरी आप पेरेंट, वो सब्सिडरी आप पेरेंट। और अब जो अकाउंटिंग होगी वो एडिंग टुगेदर। एडिंग टुगेदर सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक, याद है? तो मैं फिर बोल रहा हूं, अगर हमारे पास किसी कंपनी के 50% प्लस शेयर्स आ जाएं तो फिर हमारे पास कंट्रोल आ जाता है, वो हमारी सब्सिडरी बन जाती है, हम पेरेंट बन जाते हैं। और अब जो अकाउंटिंग होती है उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, एडिंग टुगेदर वाली अकाउंटिंग। अब जो अकाउंटिंग होती है उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, यानी एडिंग टुगेदर वाली अकाउंटिंग होती है। अब बेटा, अब एक इससे निचला दर्जा भी है इन्वेस्टमेंट का, थोड़ा नीचे वाला दर्जा भी मैं आपको बता रहा हूं। एक इन्वेस्टमेंट का नीचे वाला दर्जा भी है, और वो क्या है? कभी कभार हमारे पास किसी कंपनी के 30% शेयर भी होते हैं, यानी हमने सिर्फ 30% खरीदे। यानी देखो, एक वर्ड मैंने यूज किया, एसोसिएट 20 to 50। कभी कभार कुछ कंपनीज के हमारे पास 25% शेयर होते हैं, 30, 40, 45, यानी लेस देन 50 बट मोर देन 20, लेस देन 50 बट मोर देन 20। तो अब ऐसे इदारों का हमारे पास कंट्रोल नहीं होता, ऐसे इदारों का हमारे पास कंट्रोल नहीं होता। तो फिर हमारे पास क्या होता है? ऐसे इदारों का हमारे पास एक वर्ड होता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। देखिए वर्ड पढ़ें, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जरा सोचो भाई, ए कंपनी, ये ए कंपनी नजर आ रही है मेरे पास? प्लीज मेरी तरफ देखें, अच्छी तरह देखें, मत अपने ध्यान को बांटिएगा। मेरे पास ए कंपनी के 30% शेयर हैं। 30% शेयर का मतलब अगर ए कंपनी के 10 डायरेक्टर हैं तो उसमें से 3 मेरे बैठेंगे। ए कंपनी के बोर्ड में अगर 10 डायरेक्टर्स हैं तो उसमें से 3 मेरे बैठेंगे। तो अब मैं मानता हूं मेरे पास कंट्रोल तो नहीं आया, 50% प्लस शेयर नहीं है तो कंट्रोल तो नहीं आया, लेकिन हाँ, मेरे पास एक चीज आ गई, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इसका लफ्जी तर्जुमा सुनो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब मैं उस कंपनी पे असरअंदाज हो सकता हूं, मैं उस कंपनी में इन्वॉल्वमेंट दे सकता हूं। यानी इसकी डेफिनेशन क्या है? पावर टू पार्टिसिपेट। देखो ये अंग्रेजी पढ़ो, पावर टू पार्टिसिपेट। गवर्न का वर्ड नहीं कर रहा, ये नहीं है कि मैं जो बोलूंगा वो हो जाएगा, नहीं। पावर टू पार्टिसिपेट, एटलीस्ट मैं अपनी इन्वॉल्वमेंट कर सकता हूं उसके बोर्ड में। यानी उस बोर्ड में अगर 10 डायरेक्टर्स हैं, उसके बोर्ड में अगर 10 डायरेक्टर हैं तो 3 लड़के मेरे बैठे हैं ना, तो मेरी राय, मेरी आवाज, मेरी आवाज, मेरी राय उनके बोर्ड तक जाएगी, मेरी राय उनके बोर्ड तक जाएगी, तो मैं उन पे असरअंदाज हो सकता हूं। सही है। तो इस अमल को बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और ऐसे इदारे को बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। क्या बोलते हैं? याद रखना, अगर हमारा किसी इदारे पे कंट्रोल है, पहले सुने, अगर हमारा किसी इदारे पर कंट्रोल है तो वो इदारा हमारे लिए सब्सिडरी है। लेकिन अगर हमारा किसी इदारे पर सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, एक नया वर्ड मैंने आज लॉन्च किया है, अगर हमारा किसी इदारे पे सिर्फ क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो हमारे पास सिर्फ वो इदारा हमारे लिए एसोसिएट है। सही है। तो मैं फिर बोलता हूँ, दो वर्ड्स है, एक कंट्रोल है, एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, दोनों बड़े मशहूर वर्ड्स हैं। अगर हमारा किसी इदारे पे कंट्रोल है तो हमारे पास वो इदारा हमारे लिए सब्सिडरी है, वो इदारा हमारे लिए क्या है? सब्सिडरी है।
और हमारे पास अगर किसी इदारे का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो इदारा हमारे लिए एसोसिएट है, वो इदारा हमारे लिए एसोसिएट है, वो इदारा हमारे लिए एसोसिएट है। सही है, पक्का? अब देखो, आ जाओ क्वेश्चन पे वापस आओ। अब अकाउंटिंग कौन सी होगी बेटा? वो जो कंसोलिडेशन वाली अकाउंटिंग थी ना, एडिंग टुगेदर वाली, वो सिर्फ और सिर्फ कान खोलो, वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल में होती थी। तो अब देखो, स्ट्रिक्टली नाउ नो एडिंग टुगेदर। देखो मैंने लाल मार्कर से लिखा है। अब एडिंग टुगेदर का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब एडिंग टुगेदर का सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई सोच भी नहीं सकता अब एडिंग टुगेदर के बारे में। अब एडिंग टुगेदर का सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई सोचना भी नहीं एडिंग टुगेदर के बारे में। एडिंग टुगेदर अब नहीं हो सकता, अब एडिंग टुगेदर नहीं हो सकता, वो अकाउंटिंग नहीं होगी। वो सिर्फ सब्सिडरी के लिए थी। जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे वो सब्सिडरी के लिए थी, एसोसिएट के लिए एडिंग टुगेदर नहीं है, क्योंकि यहाँ कंट्रोल नहीं है, यहाँ कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, पढ़ो, जस्ट रिपोर्ट सच इन्वेस्टमेंट इन वन लाइन। बस यार हम अपनी कंसोलिडेटेड बुक्स में एक लाइन में दिखा देंगे, हम अपनी कंसोलिडेटेड बुक्स में एक लाइन में ऐसी इन्वेस्टमेंट को दिखाएंगे, और इस अकाउंटिंग का नाम होता है इक्विटी अकाउंटिंग। देखो ये इसका नाम है, सही है। तो अब हमें एडिंग टुगेदर नहीं करना, बल्कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को हम अपनी बुक्स में एसेट साइड में, मेरी तरफ देखें, हम अपनी कंसोलिडेटेड बुक्स की एसेट साइड में एक सिंगल लाइन में दिखाएंगे। हम अपनी कंसोलिडेटेड बुक्स की एसेट साइड में एक सिंगल लाइन में दिखाएंगे, एक सिंगल लाइन में दिखाएंगे। बच्चे ने कहा वो जो सिंगल लाइन में उस इन्वेस्टमेंट को दिखाएंगे उसका कोई नाम होगा? हाँ, एक नाम होगा, और वो नाम ये रहा, कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। प्लीज थोड़ी देर साथ दें, सीख जाएंगे, थोड़ी देर साथ दें, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या क्या बताया? अगर मेरे पास किसी कंपनी के 50% प्लस शेयर्स होंगे तो कंट्रोल आ जाएगा। 50 से कम होंगे, यानी 20 से ज्यादा और 50 से कम होंगे, तो मेरे पास सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आएगा, अब कंट्रोल नहीं है। और ऐसी सूरत हाल में वो इदारा मेरे लिए क्या कहलाएगा? एसोसिएट। जब वो इदारा मेरे लिए एसोसिएट कहलाएगा तो अब मुझे कोई एडिंग टुगेदर करने की इजाजत नहीं है, कंसोलिडेशन वाली अकाउंटिंग नहीं करूंगा, बल्कि ऐसी इन्वेस्टमेंट को मैं अपने पास एक सिंगल लाइन में दिखाऊंगा, बस एक सिंगल लाइन में एसेट साइड पे एक इन्वेस्टमेंट के नाम से, और उसका नाम क्या होगा? कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अब बच्चे ने कहा ये कैसे कैलकुलेट होती है? मैंने कहा समझाता हूँ, इधर देखो, अज्यूम करते हैं ये जो तुमने पी कंपनी ने ए कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे, पैसे देके खरीदे होंगे। पेरेंट कंपनी ने जब ए कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे तो कोई ना कोई कीमत दी होगी ना, उसको बोलते हैं सीओआई, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पेरेंट कंपनी ने ए कंपनी के शेयर्स समझ लो 50,000 में खरीदे, कितने में खरीदे? तो बस आप वो ओरिजिनल कॉस्ट लिखना, जितने में आपने वो शेयर्स खरीदे वो कीमत लिख देना, जितने में पेरेंट कंपनी ने एसोसिएट कंपनी के शेयर खरीदे वो कीमत लिखना। और अब देखो, इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखें, स्क्रीन पे देखें नीचे, आप लोगों ने लेटेस्ट से शेयर्स खरीदे थे 1 जनवरी 18 को, और अब हो गया 31 दिसंबर 18। तो अब बाद में जो भी एसोसिएट कंपनी के परफॉर्मेंस चेंज हो ना, क्योंकि आप मालिक हो ना, आप एसोसिएट कंपनी के 30% मालिक हो ना, तो बाद में एसोसिएट कंपनी की, इधर देखो मेरी वीडियो पे, जो भी परफॉर्मेंस चेंज हो ना, उस परफॉर्मेंस की रिफ्लेक्शन अपनी बुक्स में ले लेना। बाद में एसोसिएट कंपनी की जो भी परफॉर्मेंस चेंज हो ना, उस परफॉर्मेंस की रिफ्लेक्शन अपनी इन्वेस्टमेंट में ले लेना, मल्टीप्लाई बाय योर शेयर, मल्टीप्लाई बाय योर शेयर। तो बताओ, जिस दिन आपने इसके शेयर खरीदे थे इसकी रिटेन अर्निंग 10 थी, और आज कितनी है? 30। तो बताओ इसकी परफॉर्मेंस में कितना चेंज आया? इसकी परफॉर्मेंस में चेंज आया है बेटा 20,000 रुपए का। कितना चेंज आया है? 20,000 रुपए का। इधर देखो, यहाँ देखो, आप क्या करोगे? आप इसके मालिक हो, आप इसके 30% मालिक हो, ये नहीं भूलना। तो आप इस प्रॉफिट में 30% हिस्सा आपका है। तो आप यहाँ लिखोगे 20,000, इधर देख लें बेटा, मल्टीप्लाई बाय 30%। तो 20,000 का 30% कितना होता है? 6,000। तो ये आपके पास आ जाएगा 56,000। इसको हम बोलते हैं कैरिंग वैल्यू सीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ओके, तो अब देखो ये बात कभी नहीं भूलना, एक अलग से जहन में जगह बना के इसको रख दो, इसको जहन में एक जगह पुड़िया बना के रख दो। आज के बाद अगर आपने कभी भी किसी एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट की, यानी किसी ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जिसके आपके पास 20% से ज्यादा और 50 से कम है, तो कंट्रोल तो नहीं आया, कंट्रोल नहीं आया। आपके पास उस इदारे का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया, आपके पास उस इदारे का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया। तो अब कंट्रोल नहीं है तो कंसोलिडेशन नहीं होगी। अब कंट्रोल नहीं है तो उस इदारे को एडिंग टुगेदर वाली अकाउंटिंग नहीं करना, बल्कि ऐसे इदारे को एक सिंगल लाइन में दिखाना, अपनी एसेट साइड पे एक सिंगल लाइन में बस दिखा देना, और उस सिंगल लाइन का नाम है कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। उस सिंगल लाइन का नाम है कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। हाँ, ऐसा ही है। वो कैसे निकलेगी? सीधा तरीका है,
जितने में आपने उसके शेयर्स खरीदे हो, आपने ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी दिन तो शेयर्स खरीदे होंगे ना, तो उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो लिखना। और उस एसोसिएट कंपनी की बाद में जो भी परफॉर्मेंस चेंज हुई है, यानी जो भी उसके पोस्ट प्रॉफिट्स हैं, जो भी उसकी परफॉर्मेंस चेंज हुई है, उसका परसेंटेज अपने पास रिफ्लेक्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट दिखा देना बस। सीओआई और उसकी परसेंटेज चेंज करके अपनी रिफ्लेक्शन दिखा देना। ये एक काम आपने करना होगा हमेशा एसेट साइड पे, ये एक काम करना होगा एसेट साइड पे, ठीक है। अब ये तो पहला काम है। तो जब भी एसोसिएट का केस आएगा, आपने कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट निकालना होगा। कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट निकालना होगा। कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट निकालना होगा। जब भी एसोसिएट का सवाल आएगा, आपने कैरिंग वैल्यू एक वन लाइन निकालना होगा। अब दूसरी अकाउंटिंग सुनो बेटा। आप सिर्फ यूं सोचो, बिल्कुल देसी तरीके से। यार मेरे पास एक कंपनी के 30% शेयर्स है, मैं एक बिजनेस का 30% मालिक हूं, तो उस बिजनेस के 30% हर चीज मेरी है ना। मैं फिर बोलता हूँ, एक बिजनेस का मैं 30% मालिक हूँ, तो उस बिजनेस की हर चीज 30% मेरी है, बिल्कुल सही है। तो उस बिजनेस का प्रॉफिट भी, उसकी कमाई भी 30% मेरी होगी। तो इक्विटी अकाउंटिंग क्या होती है बताओ मेरी तरफ देखा, मैं इक्विटी अकाउंटिंग का असली मतलब बता रहा हूँ। सामने वाली कंपनी के प्रॉफिट आपके प्रॉफिट बन जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय योर शेयर। सामने वाली कंपनी के प्रॉफिट आपके प्रॉफिट बन जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय योर शेयर। तीसरी बार बोल रहा हूँ, सामने वाली कंपनी के इनकम आपकी इनकम बन जाती है, मल्टीप्लाई बाय योर शेयर। आप सोचो इसको यार, आज अगर मैं किसी कंपनी का 30% मालिक हूं, तो उस कंपनी की हर चीज 30% मेरी है, तो उसकी कमाई भी 30% मेरी है। तो इक्विटी अकाउंटिंग यही कहता है कि जब आपने किसी कंपनी के 30%, 40%, 35% शेयर लिए हुए ना, तो उस कंपनी की जो भी इनकम होगी वो आपकी इनकम बन जाएगी। उस कंपनी की जो भी इनकम होगी वो आपकी इनकम बन जाएगी, मल्टीप्लाई बाय योर शेयर। उस कंपनी की कमाई आपकी कमाई बन जाएगी, मल्टीप्लाई बाय योर शेयर। तो अब क्या करना है इधर देखो, इन ये डायलॉग पढ़ो। In equity accounting, associates profits, associate profit becomes P company's profit multiplied by R share, multiplied by R share। जरा सोचो, एसोसिएट का जो भी पोस्ट प्रॉफिट होगा, यानी पोस्ट प्रॉफिट का मतलब जो उसने बाद में कमाया है, वो हमारा बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आर शेयर। तो इस बार उन्होंने कितना है, 20,000 का 30% कितना होगा, 6,000। तो ये 6,000 जो है ना, ये पेरेंट कंपनी की इनकम है। 6,000 किसकी इनकम बन जाएगी, पेरेंट कंपनी की। तो जब ये पेरेंट कंपनी की इनकम बनेगी, और पेरेंट कंपनी जैसे ही इस इनकम को रिकॉर्ड करेगी, जरा सोचें मेरी तरफ देखें, पेरेंट कंपनी इस इनकम को जैसे ही रिकॉर्ड करेगी, तो पी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो पी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो पी की रिटेन अर्निंग बढ़ेगी, और पी की रिटेन अर्निंग बनती है तो सीआर बढ़ता है ना। तो सीआर में जाके इसको एडजस्ट कर देना, सीआर में जाके इसको एडजस्ट कर देना। नहीं समझ रहे, फिर बोलता हूं। इक्विटी अकाउंटिंग है क्या बताऊं शॉर्टकट में, दूसरे इदारे की इनकम जिसमें आपकी ओनरशिप है, आपकी इनकम बन जाती है, मल्टीप्लाई बाय योर शेयर। तो अगर उसके पोस्ट प्रॉफिट है 1,00,000 रुपए और आपका शेयर है 30%, तो 1,00,000 का 30% जो है ना 30,000, वो आपकी इनकम बन जाएगी। तो जब उसकी इनकम आपकी इनकम बन जाएगी, आप उसको इनकम रिकॉर्ड करोगे मेरी तरफ, तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे ना। और जब पेरेंट कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग बढ़ेगी, और पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग बढ़ेगी तो सीआर भी बढ़ जाएगा। सही है, तो ये देख लो, ये याद रखना, these these post profits are also adjusted, these post profits are also adjusted in CR. Okay, a company's post profit share is also adjusted in CR. A company's post profit share is also adjusted in CR. तो अब मैं एक बात बताऊं, पहली चीज, ये बड़ा एरिया नहीं है, छोटा एरिया है। आज से पहले जो हम, अच्छा भाई इससे भी अच्छी बात, पेरेंट कंपनी एक इन्वेस्टर है, पेरेंट कंपनी एक इन्वेस्टर है, पेरेंट कंपनी एक इन्वेस्टर है, पेरेंट कंपनी एक इन्वेस्टर है। और समझ लो अब हम इन्वेस्टमेंट के दर्जे पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लेवल्स पढ़ रहे हैं। अभी तक जो हम लेवल पढ़ रहे थे वो एक मैराज थी, पीक थी। इन्वेस्टमेंट की पीक क्या होती है, कंट्रोल। इतने शेयर्स किसी इदारे के ले लो कि उसको गुलाम बना दो, इतने शेयर्स किसी इदारे के ले लो कि उसको गुलाम बना लो, यानी वो इन्वेस्टमेंट की पीक थी, वो इन्वेस्टमेंट की क्या थी, पीक थी। ओके, और मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें हमने इतने ज्यादा शेयर्स नहीं खरीदे कि वो हमारे पास कंट्रोल आ जाए, बस सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आया है। तो ऐसे इदारे को एसोसिएट बोलते हैं। तो आप कोई एडिंग टुगेदर वाली अकाउंटिंग नहीं होगी जो लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, प्लीज अब कोई एडिंग टुगेदर वाली अकाउंटिंग नहीं होगी, अब वन लाइन एडजस्टमेंट होगी।
एक आपने एसेट साइड पे ये निकालना है, देखो लेफ्ट पे देखो, एक आपने एसेट साइड पे निकालना है कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। कैसे निकलता है? जितने में आपने शेयर्स खरीदे हैं वो लिखना, जितने में आपने शेयर्स खरीदे हैं वो लिखना, सीओआई ऐड कर देना, ऐड कर देना पोस्ट प्रॉफिट्स, ऐड कर देना पोस्ट प्रॉफिट्स जो भी एक कंपनी के बाद में परफॉर्मेंस चेंज हुई है उसका शेयर। ये तो एसेट साइड आ गई। नंबर टू, नंबर टू बेटा इक्विटी अकाउंटिंग क्या है? दूसरे इदारे की इनकम को आप अपनी इनकम बना लेते हो मल्टीप्लाई बाय योर शेयर, क्योंकि आप उसके मालिक हो ना, आप 30% मालिक हो तो उसकी हर चीज आपकी है, तो उसका जो भी पोस्ट प्रॉफिट होगा उसका 30% आपकी इनकम बन जाएगी। और जब वो पेरेंट की इनकम बनेगी, सोचें तो पेरेंट के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, पेरेंट के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग बढ़ेगी, और पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग बढ़ेगी तो कंसोलिडेटेड रिजर्व भी बढ़ जाएगा। तो आज के बाद मेरे प्यारे बच्चों, कंसोलिडेटेड रिजर्व जिस तरह आप निकालते थे ना वैसे ही निकालना, बस उसमें एक लाइन और ऐड कर देना, एसोसिएट के पोस्ट प्रॉफिट का शेयर भी एडजस्ट कर देना, एसोसिएट के पोस्ट प्रॉफिट का शेयर भी एडजस्ट कर देना। मैं चाहूंगा आप 30 सेकंड तक इसको चुपचाप बैठ के देखें, कोई जल्दबाजी नहीं है, देखें आराम से, फिर मैं सवाल कराऊंगा। पहले देख लें, पहले देखें, पेट भरें। अच्छी तरह देखें, अच्छी तरह देखें, जो बोला जा रहा है उसको देखें। हाँ भाई, अब मैं एक सवाल आपके सामने बनाता हूँ, ये देखें, इधर देखें। अब देखो आपको जो सवाल आएगा ना वो ऐसा आएगा एग्जाम में, देखो एक पी कंपनी होगी, एक एस कंपनी होगी और ए कंपनी होगी। चलो तुम लोग का कॉमन सेंस देख लेता हूँ, एक पेरेंट होगी, एक सब्सिडरी और एक ए होगी। बताएं, तुम लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएं, इन दोनों में एडिंग टुगेदर, इन दोनों में एडिंग टुगेदर सिर्फ किस में होगा? इन दोनों में से एडिंग टुगेदर किसके बीच में होगा? चलो बताओ। सिर्फ पी और एस, वेरी गुड, पी और एस, इन दोनों के बीच में एडिंग टुगेदर होगा। देखो इन दोनों के बीच में एडिंग टुगेदर होगा, सही है। और एसोसिएट के साथ वन लाइन एडजस्टमेंट, एसोसिएट के साथ वन लाइन एडजस्टमेंट, एसोसिएट के साथ वन लाइन एडजस्टमेंट, एसोसिएट के साथ वन लाइन एडजस्टमेंट। ओके राइट, पक्का, ओके। अब चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा सवाल बना के देता हूं। ये है आपके पास 1 जनवरी 2016, ये है 31 दिसंबर 18। ठीक है बेटा, इधर देखें, ये रिटेन अर्निंग है ए कंपनी की, ए कंपनी की रिटेन अर्निंग दे रहा हूं, यहाँ है 20,000 और यहाँ रिटेन अर्निंग है 50,000। पी कंपनी ने ए कंपनी के 25% शेयर खरीदे हैं, ठीक है, इस दिन 1 जनवरी 2016 को। ठीक है जी, आप मुझे बताएं, क्वेश्चन में गिवन है COI, पेरेंट कंपनी ने उसके शेयर्स खरीदे 1 लाख में, पेरेंट कंपनी ने ए कंपनी के शेयर्स खरीदे 1 लाख में, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, मुझे चाहिए, मैं आपसे रिक्वायरमेंट आपको दे रहा हूं, कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट चाहिए एट 31 दिसंबर 2018, एट 31 दिसंबर 2018। चलो करके दो, करके दो, सब बच्चे करके दो। आपने शेयर्स खरीदे 1 लाख में, आपने शेयर्स खरीदे 1 लाख के यहाँ, और यहाँ आपको कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट चाहिए। चलो कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट चाहिए, और ये ए कंपनी का डाटा है। ये देखो ए कंपनी की रिटेन अर्निंग आज इतनी है 20 और बाद में 50 हो गई है। पूरी क्लास जहां भी बैठी है करे, कर सकते हो तुम लोग, पूरी क्लास जहां भी बैठी है वो देख ले। बेटा देखो COI लिखा, सिंपल, देखो बिल्कुल कॉन्फिडेंस, एड पोस्ट प्रॉफिट्स ऑफ ए कंपनी
कितना है बेटा? ये देखो इन दोनों का फर्क 30,000 है। ए कंपनी का पोस्ट प्रॉफिट है कितना? 30,000 और आपकी होल्डिंग कितनी है बेटा? 25% है। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 25% ये होता है 7,500। 107500। ठीक है, पक्का? सबने किया? सबने, सबसे होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था बेटा। प्लीज प्लीज जागें जागें, एनर्जी एनर्जी प्लीज एनर्जी। चलो, मेरा आप लोगों से एक और सवाल है, सबसे चैट बॉक्स में जवाब देना। चलो चलो चलो, बस अब आप लोग सीख जाओगे, आप लोग इंशाल्लाह सीख जाओगे, बस यकीन है मुझे। आप मुझे इतना बताएं कि ये वाला जो 7,500 है ये कहीं और भी जाएगा? ये वाला 7,500 यानी 30,000 का 25% क्वेश्चन में आज के बाद कहीं और भी जाएगा? यस। कहाँ? सीआर, बिल्कुल सही है। कंसोलिडेटेड रिजर्व में भी जाएगा। ये कंसोलिडेटेड रिजर्व में भी 7,500 ऐड होगा पक्का। ये कंसोलिडेटेड रिजर्व में बस यही दो काम करने, खत्म। खत्म। कभी भी एसोसिएट आएगी, बैलेंस शीट का सवाल होगा, बस ये दो काम है। एक तो मैं एसेट साइड के लिए कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, एक एसेट साइड के लिए कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट निकालना है, एक एसेट साइड के लिए कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट निकालना है, और दूसरा, और दूसरा दूसरा आपको यही अमाउंट, ये जो पोस्ट प्रॉफिट का शेयर है, ये कंसोलिडेटेड रिजर्व में ऐड कर देना है। क्यों? फिर सोचो क्यों? क्योंकि इक्विटी अकाउंटिंग का मतलब क्या है, हम सब मिलके बोल रहे हैं, सुने। दूसरे इदारे के प्रॉफिट को अपना प्रॉफिट बना लेना, मल्टीप्लाई बाय योर शेयर। दूसरे इदारे के प्रॉफिट को अपना प्रॉफिट बना लेना, मल्टीप्लाई बाय योर शेयर। दूसरे इदारे के प्रॉफिट को अपना प्रॉफिट बना लेना, मल्टीप्लाई बाय योर शेयर। हाँ जी, पक्की बात है, कंफर्म बात है। हाँ, सीओई 1 लाख मैंने दिए बेटा, एग्जाम में गिवन होगी मेरे प्यारे दोस्त, इसमें एग्जाम में ही गिवन होगी। कभी 1 लाख होगी, कभी सीओई हमेशा गिवन होगी बेटा, बेफिक्र हो जाए आप। अब मैं आपके सामने, मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन खोलता हूं जो तुम्हारी बुक में भी होगा, इंशाल्लाह होगा, मुझे पता है। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन खोलता हूं। ये रहा, पेज नंबर 67। माय डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 60, बल्कि पहले क्वेश्चन नंबर 5 करें। पेज नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा करें प्लीज। पेज नंबर 67 पे ये जो एमसीक्यूज हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 करें, चलें। पेज नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। पेज नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 5, सब बच्चे करें। पेज नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। पूरा बड़ा सवाल है, 3 रिक्वायरमेंट है। पेज नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 5। चलो करो बेटा करो। कुछ बच्चों ने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 करें 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 करें, हो जाएगा।
अच्छा बताओ, इसमें बी कंपनी जो है वो मेरी एसोसिएट है। बी कंपनी में मेरी होल्डिंग 25 है। देखो मैं हूं बी कंपनी, मेरी बी कंपनी में होल्डिंग कितनी है? 25। ये मेरी एसोसिएट है। और जो दूसरी कंपनी है कौन सी, एस कंपनी, उसमें मेरी होल्डिंग कितनी है? 60। वो मेरी कौन है? सब्सिडरी। वो मेरी सब्सिडरी है। सही है मेरे प्यारे बच्चों। बी कंपनी इज माय एसोसिएट, बी कंपनी इज माय एसोसिएट एंड एस कंपनी इज माय सब्सिडरी। ओके, डोंट फॉरगेट। मैं क्वेश्चन को यहां ले आया हूं अपने जहां मैं सॉल्व करता हूं। सही है, ये देख लें। ठीक है जी, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। चलो क्या कह रहे हैं बेटा? पी कंपनी एक्वाइड, सब बच्चे देख लें। पी कंपनी एक्वाइड 60% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ एस कंपनी फॉर 180। ये सीओआई है। ये सीओआई किसकी है? ये सीओआई किसकी है भाई? एस कंपनी की है। ओके, ये सीओआई एस कंपनी की है। ये 180 और 25% शेयर कैपिटल ऑफ बी कंपनी फॉर 60,000। हाँ भाई, ये सीओआई है। ये सीओआई है उसकी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की सीओआई है 60,000। चलो इधर देखो, बताओ भाई, एसोसिएट कंपनी की आज रिटेन अर्निंग 30 है, बाद में 90 हो गई। आज 30 है, देखो बाद में 90 हो गई। तो ये बताएं इसकी पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी है? बी कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग है 60,000। नजर आ रहा है भाई? बेटा बी कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी है? 60,000। आओ चलो मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहली चीज मैंने यहाँ लिखी, कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। बेटा इधर देखें, कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। प्लीज सब बच्चे देखें गौर से। आपने लिखा सीओआई, आपने लिखा सीओआई कितना है? सीओआई है, अल्लाह खुश रखे, कितना? 60 था ना। एड बी कंपनी, बी नाम है इस बार, बी कंपनी पोस्ट प्रॉफिट कितना था? वो भी 60,000 था। उसका 25% आपका शेयर ले लें बस। कितना है? 15,000। ये आ गया 75,000। पहला आंसर आ गया। कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। किसी ने किया ये? कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट किसी ने किया था? बोलो पक्का। अब एक और चीज मैं करके देता हूं, कंसोलिडेटेड रिजर्व। बेटा एक बहुत ही भाइयों वाली रिक्वेस्ट, प्लीज इस टॉपिक को करके पुरानी अकाउंटिंग नहीं भूल जाना, वरना तो बहुत ही बड़ा रोना धोना हो जाएगा। अभी पुरानी अकाउंटिंग प्लीज नहीं भूल जाना, खुदा के लिए पुरानी अकाउंटिंग नहीं भूलना। तो अगर आप कंसोलिडेटेड रिजर्व निकालते हो तो पेरेंट कंपनी की फुल रिटेन अर्निंग आती थी ईयर एंड की, पेरेंट कंपनी की ईयर एंड की रिटेन अर्निंग फुल, एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग का शेयर, और अभी हमने एक नई चीज पढ़ी है एसोसिएट का पोस्ट शेयर। इधर देखो, पेरेंट कंपनी की ईयर एंड की रिटेन अर्निंग कितनी है? देखो ये रही 6 लाख। पेरेंट कंपनी की पूरी रिटेन अर्निंग लेते थे, याद है? पी कंपनी की ईयर एंड की रिटेन अर्निंग कितनी है? 6 लाख। अच्छा बताओ बेटा, एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग कौन बच्चा बता सकता है? एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग सवाल में देख के बताओ कितनी है? 50,000 और 180 का डिफरेंस, 50 और 180 का डिफरेंस, 50 और 130। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त। 1,30,000। और बेटा सब्सिडरी में मेरी होल्डिंग है 60%। कितना होता है बेटा? 78। हाँ। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बी कंपनी जो एसोसिएट है, बी कंपनी की भी पोस्ट प्रॉफिट आएंगे ना, और वो कितनी है? 60,000 और हमारी होल्डिंग है 25%। बताओ बेटा 15,000 कितना? गुड यार, 693 आया। सीख गए तुम लोग, अगर तुम लोगों ने कर लिया है तो माशाल्लाह, जबरदस्त। 693, 693,000। 693,000।
अब एक चीज निकालनी है एनसीआई। अब ये एनसीआई का ताल्लुक सब्सिडरी से है, एनसीआई भी निकालना है। एनसीआई मांगा था उसने, देखो मैं सवाल देख के आता हूं तुम्हें। एनसीआई भी उसने मांगा था। चलो बेटा, आपको कितनी बार बोला है, आप ये पुरानी बातें हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इन कंसोलिडेटेड एसओएफपी एनसीआई इज रिपोर्टेड एट फेयर वैल्यू। इन कंसोलिडेटेड एसओएफपी एनसीआई इज ऑलवेज रिपोर्टेड एट फेयर वैल्यू। और वो फेयर वैल्यू प्लेट में तैयार गिवन होगी। तो आपको क्या है, यहाँ देखें, आप यहाँ लिखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन कितनी है बेटा। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन कितनी है, क्वेश्चन में 60,000 है। हाँ, ऐड करोगे यहाँ एस कंपनीज पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग का शेयर कितना, पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी है इस कंपनी की, 1,30,000। एस कंपनी के पोस्ट रिटेन अर्निंग 1,30,000 है। हमारी होल्डिंग 60 थी, तो बाहर वालों की कितनी होगी बेटा, 40। हमारी 60 थी तो बाहर वालों की 40 होगी। ये बनेगा 1,12,000। 1,12,000 का एनसीआई आ जाएगा बेटा। ये आपके सामने है क्वेश्चन, ये आपके सामने है क्वेश्चन। प्लीज, क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज। क्वेश्चन आपके सामने है। सही, बोलो भाई। अब किसी बच्चे ने ये किया था, किसी से हुआ था, बोलो भाई। मेरे दोस्त एनसीआई वही पुराने तरीके से निकालेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन एड एस कंपनीज पोस्ट रिटेनिंग का शेयर। ये एनसीआई कोई नई चीज थोड़ी, पुरानी चीज है। एनसीआई नई चीज नहीं है बेटा, एनसीआई तो हमारी बहुत पुरानी चीज है जो हम पहले से पढ़ा है, वही है सेम। देख लो एक नजर। 130,000 बेटा एस कंपनी की पोस्ट रिटेनिंग। ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ देखो। एस कंपनी की एक्विजिशन डेट पे 50,000 की रिटेनिंग थी, बाद में 180 हो गई, 50 से 180 हो गई। तो देखो भाई, इसकी पोस्ट कितनी आई, इसकी पोस्ट आई, एस कंपनी की पोस्ट आई है 130। देख लो, ठीक है। एनसीआई की फेयर वैल्यू ये रही भाई, ये रही फेयर एफ वी, ये रही क्वेश्चन में, ये रही बेटा। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई 60,000 है। आप लोग के पास बुक नहीं है क्या, आप बुक यूज करें बेटा प्लीज। अब सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 करें, 30 सेकंड का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 छोटा सवाल है, सिर्फ कंसोलिडेटेड रिजर्व निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 करें, सिर्फ यू नीड टू कैलकुलेट कंसोलिडेटेड रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड रिजर्व निकालना है, सब निकालें। क्वेश्चन नंबर 4, करो बेटा। 754 कुछ बच्चों का आंसर आया है। पेरेंट कंपनी की ईयर एंड की फुल रिटेन अर्निंग आएगी, और एस कंपनी और ए कंपनी के पोस्ट प्रॉफिट्स का शेयर आएगा बस। पेरेंट कंपनी की फुल रिटेन अर्निंग आएगी और एस कंपनी और ए कंपनी के पोस्ट प्रॉफिट का शेयर आएगा, देख लो।
बोलो भाई। ये देखें बेटा, अगर मुझे कंसोलिडेटेड रिजर्व निकालना है ना, इस सवाल के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। पेरेंट कंपनी पूरी मेरी है, पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग कितनी आएगी? 7 लाख। ये देखें, अब देख लो सब। हाँ, एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग बच्चों यहाँ देखो, एक 20 से 180 हो रही है, 120 से 180 यानी 60,000 की पोस्ट है। एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग 60,000 है। देखो, एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग है 60,000। ये देखो, मल्टीप्लाई बाय मेरी होल्डिंग परसेंटेज कितनी है? 70। ठीक है, बोलो भाई 42। और आप यहां लिखोगे बी कंपनी एसोसिएट है। बताओ बी कंपनी की भी पोस्ट लेंगे? चलो बेटा, कितनी है पोस्ट इसकी? 30 से 70 हो रहा है, 40 पोस्ट है। बी कंपनी की पोस्ट है 40। बी कंपनी की पोस्ट रिटेन 40 है बेटा। और बताओ हमारी होल्डिंग इसमें कितनी है? इसमें हमारी होल्डिंग है 30%। तो 40 का 30% होता है 12,000। बेटा तीनों को ऐड कर लें, 754 का कंसोलिडेटेड रिजर्व आ रहा है। 754 का कंसोलिडेटेड रिजर्व आ रहा है। किसी का हुआ था बेटा? कर लिया था आप लोगों ने? वैसे काफी लोगों ने मुझे आंसर दिया है इसका। गुड है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर हो गया था तो अच्छी बात है। मैं रुक रहा हूँ, एक मिनट, देख लो सब, देख लो सब, देख लो सब, देख लो आराम से, देख लो बेटा। मैं एक आखिरी सवाल बना के दे रहा हूँ, वो कर लो और क्लास ऑफ। एक आखिरी सवाल का ला के दे रहा हूँ, वो कर लो और क्लास ऑफ, बस। सही। ये देखें, ये मैं लिख रहा हूँ 1 जनवरी 17, और ये मैं लिख रहा हूँ 31 दिसंबर 19। सही है। पी कंपनी की रिटेन अर्निंग लिख रहा हूँ 4 लाख और 9 लाख, देखते रहो बेटा। एस कंपनी की रिटेन अर्निंग लिख रहा हूँ 2 लाख और लिख रहा हूँ यहाँ 280। और ए कंपनी की रिटेन अर्निंग लिख रहा हूँ 150 और 190। ओके। पी कंपनी एक्वाइर्ड ए कम 30% shares of A and 80% shares of S। देख लो भाई, ऑन 1 जनवरी 17 COI फॉर ए कंपनी है, लेट अस से 85,000, राइट। अच्छा, फिर एक चीज गिवन है, फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन इज इक्वल टू 60,000। रिक्वायरमेंट सुने। नंबर 1, कैरिंग वैल्यू, सीवी का मतलब कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एट 31 दिसंबर 19। पहली रिक्वायरमेंट देख लो। नंबर 2, CR निकालना है। और नंबर 3, NCI फॉर SOFP। चलो, ये वही वैसा ही सवाल है जैसा क्वेश्चन नंबर अभी 6 नहीं कराया था, सॉरी 5। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे सवाल है, ये लो क्वेश्चन नंबर 5 जैसे सवाल है, ये रहा सवाल, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। चलो करो। करो।
यार एक बच्चे ने मार्कअप मार्जिन का लेक्चर मांग रहा है। एक बात याद रखना बेटा मेरे प्यारे बच्चे, यार जिसको भी कोई लेक्चर भी चाहिए हो ना, तो कई बार आजकल एक साथ 50-50 मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप लोगों का मैसेज नीचे चले जाता है। तो एक ही चीज को आपको 5 या 10 बार मांगनी होगी, हर थोड़ी थोड़ी देर में मांगते रहो कंसिस्टेंटली, ठीक है? मैंने भेजे भी हैं काफी बच्चों को, लेकिन कभी कभार चीजें मैसेज नीचे निकल जाता है, ख्याल करना। बेटा आंसर दें। पहले वाले का आंसर क्या है? कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कितनी आई? पहले वाले का आंसर आया 97। सीआर कितना आया? सीआर आया है 976। ये तो मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। हाँ ये सही है। सीआर आया है 976, ये आंसर आया है। और एनसीआई कितना आया भाई बोलो? एनसीआई आया है 76। सही है, ये आंसर्स आए। कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 97 आया है, एनसीआई 76 और सीआर 976। किसी बच्चे का आया ये आंसर? देखो भाई, करो करो, अब सब सामने तुम्हारे, करो सब, करो बेटा करो, मोटिवेशन लाओ प्लीज। कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 97 है, सीआर 976 है और ये 76 है। गुड है, गुड है, गुड है, गुड है, गुड है। प्लीज, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास का आप लोग इन्फॉर्म करेंगे। प्लीज अपना टाइम वेस्ट ना करें, चीजें रिवाइज करें बेटा, प्लीज चीजें रिवाइज करें, ठीक है? ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।